नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से चौंकाते भी रहे हैं और बड़े संदेश भी देते रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को वो लेकर के आए थे येदियुरप्पा की जगह। हालांकि उनका वो जो भी पैंतरा, दांव, फैसला कह लीजिए, वो सिरे चढ़ नहीं पाया। लेकिन उत्तराखंड में तो सिरे चढ़ गया था। जब तीरथ सिंह की जगह वो धामी साहब को लेकर के आए। धामी साहब से पहले एक और चेहरा आया था, लेकिन वो जम नहीं पाया। लेकिन अगर आप गुजरात को याद करें, विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को लाए थे। इसी तरह विप्लव देव की जगह मानिक साहा को लेकर के आए थे। और अगर पिछले साल की आप याद करें तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विपुल जनादेश मिला था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। राजस्थान में वो भजनलाल शर्मा को लेकर के आए और 71 साल की वसुंधरा राजे को एक तरीके से उन्होंने निराश भी किया और रेस से बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान कई बार के मुख्यमंत्री थे। उनकी जगह एक ओबीसी चेहरा लेकर के आए, मोहन यादव। और छत्तीसगढ़ में जहां ये माना जा रहा था कि रमन सिंह को बनाया जा सकता है, वहां विष्णुदेव साय को ले आए। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बन रही है कि वो चौंकाते हैं और नई पीढ़ी को आगे लेकर के आते हैं, नई पीढ़ी पर भरोसा करते हैं, जो सामाजिक संतुलन है वो भी साधते हैं, जातीय संतुलन भी साधते हैं। और जो उनके विरोधी हैं वो तो ओबीसी ओबीसी चिल्लाते रह जाते हैं। ये एक्चुअल में करके दिखाते हैं। 2017 में रामनाथ कोविंद साहब, जो दलित वर्ग से आते थे, उनको राष्ट्रपति बनाया। 2022 में वनवासी आदिवासी द्रौपदी मुर्मू साहिबा को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। और अब हरियाणा में पंजाबी जो पिछले 9 साल से थे, मनोहर लाल खट्टर, उनकी जगह पर एक ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को वो एज चीफ मिनिस्टर लेकर के आए हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लखनऊ से सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के साथ, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है संदेश देने की और चौंकाने की, इस पर चर्चा करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है नमस्कार। आप। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, जो कुछ हुआ है हरियाणा में, पहले तो इस पर आपकी टिप्पणी और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हरियाणा में 2018 2019 अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव हुए थे और बीजेपी को 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत नहीं मिला, 40 ही उसके मेंबर आए थे। उस समय भी जब ये जेजेपी से दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन हुआ था, तब भी स्थानीय निकाय इससे खुश नहीं थी, क्योंकि 7 इंडिपेंडेंट एमएलए बीजेपी को समर्थन देने को तैयार थे और एक सीट बीजेपी ने बाद में जीत ली थी, तो उसकी संख्या 41 हो गई थी। और जो हरियाणा की जो राजनीति है, वहां पे कांग्रेस के जमाने से लेकर से देखें अगर, तो पहले थे आपके बंसीलाल। उसके बाद ये हुड्डा परिवार 10 साल से रहा। तो वहां पे जाटों का राजनीति में जो उनकी वहां की जनसंख्या में जो संख्या बल है, उससे ज्यादा उनकी हेजिमोनी, उनका प्रभुत्व रहा है। और वहां के जाट नेताओं में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, एक अधिकार है कि यहाँ तो हम ही राज करेंगे। और इंदिरा गांधी के समय आपको याद होगा 1980 में भजन लाल जो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वो पूरी सरकार समेत कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो देवीलाल और बंसीलाल में एक और लाल जुड़ गया, भजन लाल। तो बीजेपी ने ये जो जब जब उसने देखा
कि हमें अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस कैसे क्रिएट करनी है हरियाणा में, तो जाहिर है कि उसको एक एंटी जाट सोशल कोएलिशन, एक लामबंदी उसको करनी थी, और बीजेपी इसमें कामयाब रही। जो वहां पे जो जो गैर जाट पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, और जो जो शरणार्थी पंजाब से आए हुए पंजाबी हैं, इनका जनसंख्या में जो टोटल वोट शेयर है वो करीब बैठता है 40% से ऊपर। तो बीजेपी को इसमें पहली बात तो 2014 में सफलता मिली और बीजेपी को आराम से बहुमत मिल गया। लेकिन जो 2019 आते आते ये कोई ना कोई जो आपका टूल किट है कि किसी तरीके से वेस्टर्न यूपी में और हरियाणा में बीजेपी को जाटों से भिड़ाओ, जाटों को और बीजेपी से भिड़ाओ, यही राजनीति हो पंजाब में रही है भी, कांग्रेस पंजाब और पंजाब पंजाब भी में भी। इसमें शामिल कर लें। यस। कैसे भिड़ाओ? अब वो चाहे वो आपका ब्रजभूषण शरण सिंह का जो पहलवानी का मामला हो, उसमें भी जाटों का एक 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 पर्टिकुलर परिवार ही पहलवानी को लेकर के सारा आंदोलन कर रहा था। बाकी पहलवानों की बड़ी संख्या है हरियाणा में, कोई उनके समर्थन में नहीं आया। उसके नियत में यही था कि बीजेपी की इमेज को खराब करो और बीजेपी और जाटों के बीच में एक अविश्वास की खाई पैदा करो। ये खेल हमेशा चलता रहा है। तो तो इस सब को देखते हुए ये एक छवि बनी है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जाट विरोधी पार्टी है, जबकि लंबे समय तक आप तो हरियाणा में रहे भी हैं। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भराला एक जाट समुदाय से आते थे, लंबे समय तक रहे हैं। एक जाट जो है वित्त मंत्री थे वहां पे हरियाणा में पिछली सरकार कैप्टन में। अभिमन्यु जी हो, ओम जी, प्रकाश कैप्टन धनखड़ अभिमन्यु, भी हाँ। रहे हैं। हाँ, तो ये सब जाट से ये सब जाटों के बड़े नेता रहे हैं। वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सर छोटू राम के ग्रेट ग्रैंडसन। तो ये सब लोग ऐसे नेता बड़े रहे हैं हरियाणा में बीजेपी के। तो ये तो है पृष्ठभूमि। आज जो हुआ है तो उससे ये हुआ कि बीजेपी ने आज मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों से छुट्टी पा ली, खट्टर से भी और चौटाला से भी। ये दो थे वहां पे, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। और इसकी वजह केवल ये है कि जो चौटाला, दुष्यंत चौटाला 3 सीटें मांग रहे थे संसद की, फिर वो 2 पे आए, एक पे, और फिर शायद वो एक पे भी तैयार हो गए थे। बीजेपी का ये कहना है कि जब हमने 2019 में दसों सीटें हमने जीती हुई हैं, तो सीटें आप लोग कैसे दे दें। और दूसरा जो बीजेपी की राज्य की इकाई का कहना ये था कि हम चौटाला को अगर आज लोकसभा में सीटें देंगे तो 2019, तो इसी साल 24 में अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव होगा, तब ये हमसे 90 में 30-40 सीटें मांगेंगे। तो हम इनको मजबूत करेंगे, पहले संसद में सीट दें, लोकसभा की सीट दें, फिर विधानसभा की सीट दें, और फिर ये बाद में जाके हमारे लिए समस्या बने। तो हरियाणा की बीजेपी चौटाला से छुटकारा चाहती थी। तो आज ये बात जो है बीजेपी की, तो आज हरियाणा की राज्य इकाई की ये इस लड़ाई में आज ये सफलता मिली। जो बात आपने भी शुरुआत की कि कल ही प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, और उन्होंने ये भी बताया कि खट्टर उनके पुराने साथी हैं, दरी पे सोते थे, उनकी मोटरसाइकिल पे घूमते थे, और 24 घंटे में खट्टर साहब की कुर्सी चली गई। तो ये नहीं है कि बीजेपी में कब क्या फैसला हो जाए ये कोई जानता नहीं है। तो आज जो समीकरण बैठाया है बीजेपी ने, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहली बात तो ये है कि मैं अगर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम की बात करूं, तो वो कहते थे कि ये केवल पार्टी में महामंत्री और उपराष्ट्रपति का पद हमें नहीं चाहिए, हमें वास्तविक सत्ता में भागीदारी चाहिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जिस तरीके से आज नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये सत्ता में वास्तविक भागीदारी है। मुख्यमंत्री प्रदेश का एग्जीक्यूटिव हेड होता है, सारे महत्वपूर्ण फैसले वही करता है, वही सदन में, विधानसभा में सरकार का नेता होता है, वही कैबिनेट की बैठक को प्रिजाइड करता है। तो ये जो एक्चुअल एम्पावरमेंट है बीजेपी के द्वारा अति पिछड़ी जातियों का, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में बीजेपी ने पिछले 10 सालों में लगातार जो बैकवर्ड कास्ट में जो डोमिनेंट जातियां हैं, जिन्होंने मंडल आयोग के लागू होने के बाद सारी सारी मलाई उन्होंने खाई है, यादव यूपी और बिहार में। तो बीजेपी का फोकस हमेशा गैर यादव बैकवर्ड कास्ट का रहा है, यूपी में, बिहार में, अन्य राज्यों में।
तो इसके चलते और इसी नीति के तहत जो उन्होंने सैनी समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, इसका बहुत व्यापक असर उत्तर प्रदेश में भी होगा, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा। सहारनपुर में, मेरठ में, अमरोहा में, मुरादाबाद में, बदायूं में, संभल में, बरेली में, पीलीभीत में बड़ी आबादी है सैनी समाज की। तो ये जो आज का घटनाक्रम है, ये इस लिहाज से हरियाणा की जो समाज की जो समरसता है, जो समाज की जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, उसको बगैर डिस्टर्ब किए अगर ये इतना बड़ा पॉलिटिकल ऑपरेशन हो गया, तो ये बीजेपी के नेशनल लीडरशिप की बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी कि इतनी शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन हो गया। हाँ, अनिल विज वहां के जो मंत्री हैं वो नाराज थे, गृह मंत्री, वो आज शायद शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं आए, उनकी नाराजगी बनी हुई है। तो ठीक है, ये छुटपुट तो नाराजगी हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन ये जो आज का घटनाक्रम है, ये और जो आंदोलन जीवी हैं, जिनको ये हमेशा एक नए मौके की तलाश रहती कि कहाँ कोई फॉल्ट लाइन हो और वो उसको जो है उस आग में घी डालने पहुंच जाए, ये उनके लिए भी सबक है कि आप 10 साल से आप 10 साल से जाटों को बीजेपी से भिड़ाने में लगे हुए हैं और देखिए हमने ये किया। तो ये एक बहुत सकारात्मक संदेश गया है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा, और या बल्कि अभी तात्कालिक जो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये होगा, अब हरियाणा में जो जाट वोट है वो 3 वे स्प्लिट होगा। कांग्रेस सबसे बड़ी डोमिनेंट पार्टी है, दूसरी आपका इनलो है चौटाला की, ये मतलब ये आपके दुष्यंत चौटाला के पिताजी की, और तीसरा ये आपका जेजेपी की। तो ये तो कांग्रेस आज के घटनाक्रम से कांग्रेस को भी, मैं आज देख रहा था, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा थे और जो उनके सुपुत्र थे, वो काफी आज जो है कुछ बौखलाए से लग रहे थे और तमाम तरह के बीजेपी के ऊपर आरोप वो मढ़ रहे थे और नैतिकता का ज्ञान दे रहे थे बीजेपी को कि ये मॉरल राइट खो चुकी है सत्ता में बने रहने का। तो उससे उनकी जो उनकी बेचैनी है, जो उनकी बौखलाहट है, ये जो पॉलिटिकल ऑपरेशन को बीजेपी ने अंजाम दिया है, इससे ये साफ समझ में आ रही थी। और अगर आप 50 साल का इतिहास देखें तो कभी कांग्रेस ने कभी, जब उसका पूरे देश में एक छत्र राज था, कांग्रेस ने कभी भी स्टेट लेवल पर लीडरशिप को ग्रूम करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। सोनिया गांधी के आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं किया, और बीजेपी में इसके उलट हो रहा है। पिछले 10 साल से यहाँ पे लीडरशिप को ग्रूम करने का लगातार काम चल रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ है, तो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा है, तो मोहन यादव मध्य प्रदेश में है, तो अरुण साव छत्तीसगढ़ में है, तो भजन लाल शर्मा राजस्थान में है। तो ये जो लीडरशिप का ग्रूमिंग का प्रोग्राम है, और नायब सिंह सैनी की अभी क्या उम्र है, मेरे ख्याल से अभी वो 50 साल के भी नहीं होंगे, या हार्डली 50 ईयर्स के होंगे। तो ये जो लीडरशिप 54 साल के, 54। तो राजनीति में इसकी ये कोई उम्र नहीं होती। तो इस लिहाज से देखें तो लीडरशिप ग्रूमिंग का जो कार्यक्रम बीजेपी में चल रहा है, ये लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सफल परिणाम होंगे। या अन्नामलाई जिस तरीके से नेता के रूप में उभरे हैं तमिलनाडु में, वो तो बहुत ही हार्डली 45 ईयर्स। तो हर दृष्टिकोण से बीजेपी ने चुनाव के पहले ये जो आज जो सत्ता परिवर्तन का जो काम आज किया है हरियाणा में, ये बीजेपी के लिए लॉन्ग टर्म में ये बहुत फायदेमंद होगा, और इसका तात्कालिक लाभ हमें दिखाई पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। और इसकी असली परीक्षा होगी इसी साल के अंत में, अक्टूबर में, जब हरियाणा की विधानसभा के चुनाव। देखिए, आपने जिक्र किया हरियाणा की जाट लीडरशिप का, और जो वहाँ डोमिनेट करते हैं वहाँ की राजनीति को और करते रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे जाट मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हरियाणा में जो जाटों की संख्या है वो 20 और 24% के बीच में है। कोई कहता है कि 22% है, कोई कहता है 24 है, कोई कहता है 25 है। तो भी वो 1/4 है बाकी आबादी के। अब अगर शेष बची हुई 75 या 76 या 78% आबादी में से कोई चीफ मिनिस्टर बनता है और जो जाट हैं वो उसको पचा ना पाए, जिस तरह की हिंसा जाट आरक्षण के नाम पर वहां पर हो चुकी है, जिस तरह 13 महीने का
आंदोलन यहाँ पर चलवाया गया दिल्ली में, और टीकरी बॉर्डर पर तो खापों के चौधरी आकर के हुक्का भर कर के बैठ गए थे और 13 महीने तक गुड़गुड़ाते रहे उसको। या जिस तरीके से जंतर मंतर पर कुछ पहलवानों को बैठा करके एक अलग तरह की राजनीति की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेटियों के विरोधी का तमगा देने की कोशिश की गई। इसके मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है भट्ट साहब कि इसको काउंटर करने के लिए और ये बताने के लिए, जिस तरीके से हम बहुत सालों से देख रहे हैं कि जो मुस्लिम है वो पाला खींच करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं, पर एक मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आपके बिना भी हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकार बना सकते हैं। इसी तरीके से हरियाणा, जिसके बारे में एक गलत परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है, जो जाट बाहुल है, जाट लैंड है, ये बात सही नहीं है। जाटों की संख्या वहां पर 22-24% है और 76-78% गैर जाट हैं। तो आपके बिना भी सरकार बन सकती है और चल सकती है, ये एक सीधा सीधा मैसेज। दूसरी बात ये है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जाट विरोधी बनाने की चेष्टा कर रहे थे, उनको तो जवाब दे दिया उन्होंने। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। इसके अलावा जयंत चौधरी जो हैं वो आज उनके साथ हैं। इससे पहले भी अटल जी की सरकार में चौधरी अजीत सिंह मंत्री रह चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी कि साहब, चाहे पंजाब का सिख जट हो, चाहे हरियाणा का जाट हो या वेस्ट यूपी का जाट हो, वो नाराज है। अच्छा, नाराज क्यों है? इसका कोई कारण भी नहीं है। तो ये इसलिए सब किया जा रहा था, जहां तक मैं समझता हूं। और चूंकि आपने भी कहा, मैं बहुत लंबे समय तक चंडीगढ़ में भी रहा, हरियाणा में भी रहा, दिल्ली में भी तैनात रहते हुए हरियाणा और पंजाब और इन राज्यों को देखता रहा। देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव का परिणाम अगर हम उठा करके देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2 बार के चीफ मिनिस्टर थे, वो सोनीपत में 1,65,000 वोटों के अंतर से हारे थे लोकसभा का चुनाव। और इनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से 7-7,500 वोटों से हारे थे, और दोनों जगह ब्राह्मण कैंडिडेट थे बीजेपी के। एक जगह रमेश कौशिक सोनीपत में, और वहां पर अरविंद शर्मा। तो दोनों जगह इन दोनों बाप और बेटे की जो हार है वो ये लोग पचा नहीं पाए। वो ये असली बात आपने कही। तो ये पचा नहीं पाए, और इसीलिए वहां हरियाणा में लगातार आंदोलन कराए गए और फिर जंतर मंतर पर इन पहलवान बेटियों को बैठा दिया गया, उनको टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। तो ये जो कुछ आज फैसला हुआ है कि एक पंजाबी को अगर 9.5 साल बाद हटा रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर को, तो वहां फिर से जाट को मनाने की या उनको तुष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है। एक पिछड़े वर्ग के एक होनहार और संभावनाशील नेतृत्व को लेकर के आए हैं, और नायब सैनी इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, इस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी, जो मैंने हेडिंग भी लगाया है कि चौंकाने वाला फैसला है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश भी इससे उन्होंने एक ये भी संदेश गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुद्दों के आधार पर, मतों के प्रतिशत के आधार पर चुनाव का फैसला होता है। और अगर किसी समुदाय को, और या किसी वर्ग को ये अगर ये मन में भाव आ जाए कि वीटो हमारे पास है, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, तो ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत स्वस्थ बात नहीं कही जा सकती। बीजेपी ने सामाजिक समीकरण को बनाए रखने के लिए, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी ने 3 सीटें अपने एलाइज को दी हैं, उसमें एक राष्ट्रीय लोकदल को भी दी है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के केवल 9 एमएलए हैं, और विधान परिषद की सीट को जीतने के लिए मिनिमम चाहिए 29 एमएलए का वोट चाहिए। तो बीजेपी अगर चाहती तो मना कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने अगर गठबंधन किया है तो वो धर्म को भी निभाया है। एक सीट ओम प्रकाश राजभर को भी दी है, उनको मंत्री बनाया है। और एक लोग, और आपको पता ही, हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, राष्ट्रीय लोकदल का जो एमएलए मंत्री बना है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो दलित समुदाय से आता है।
और मैं तो इसमें जयंत चौधरी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने कम से कम ये बड़प्पन दिखाया। तो ये सब जो हो और एक बात आप भूल गए कि जगदीप धनखड़ भी जाट समाज से आते हैं, वो राजस्थान के हैं, वो जी हाँ, उपराष्ट्रपति हैं। जी हाँ, तो जी हाँ। ये सब, तो ये जो राजनीति हो रही है कि बीजेपी के सोशल कोएलिशन में कैसे जो है इसके गुब्बारे में कैसे छेद किया जाए, ये उसको आज जो हरियाणा में हुआ है, ये उसको करारा जवाब है। ये इस बात को भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अपने मतदाता के ऊपर, अपने जनाधार के ऊपर इतना भरोसा है कि वो उसके निर्णयों को पे अपना को अप्रूव करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। ये भी बीजेपी की जो लीडरशिप के आत्मविश्वास को दिखाता है कि उनको ये भरोसा है कि मतदाता और जो उनका समर्थक वर्ग है, वो उनके इस निर्णय को अप्रूव करेगा, समर्थन देगा। देखिए, आपने जगदीप धनखड़ साहब की चर्चा की है। जगदीप धनखड़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हम्म चंद्रशेखर सरकार में मंत्री रह चुके। हम्म वो हम्म हम्म वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी रहे। वो राजस्थान बार एसोसिएशन में भी महत्वपूर्ण पद पर रहे। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, अधिवक्ता रहे। वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। गवर्नर और है, यस। जिस समय इनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, उसी काल में 2 और जाटों को राज्यपाल बनाया गया था। एक सतपाल मलिक को बिहार बना करके भेजा गया हाँ था हाँ और दूसरे आचार्य देवव्रत जो कुरुक्षेत्र हरियाणा को बिलोंग करते हैं हाँ। और जैविक खेती के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उनको गुजरात का हाँ, राज्यपाल गुजरात बना में करके भेजा गया। आजकल है, हाँ। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3-3 जाटों को एक साथ जो है वो राज्यपाल बनाया गया हो और फिर हम्म एक को राज्यपाल से प्रमोट करके उपराष्ट्रपति बना दिया गया हो। इसके बावजूद अगर कांग्रेस पर्दे के पीछे से और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो नेक्सस है, वो मिलकर के अगर जट सिखों को भड़काता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो आप ये समझिए कि ये इनकी इनसिक्योरिटी है, ये सर, ये खाली, परेशान है। चौधरी साहब, ये खाली इनसिक्योरिटी नहीं है। ये कांग्रेस का जो, कांग्रेस ने आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार को स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस आज भी ये नहीं मानती है कि नरेंद्र मोदी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। उनका मानना है कि हम तो हम असली उत्तराधिकारी हैं अंग्रेजों के, और जो लेजिटिमेसी, जो वैधता उनको मिली है नेहरू के माध्यम से, तो उन्हीं का एक अधिकार रहेगा भारत की सत्ता के ऊपर, उन्हीं को राज करने का अधिकार है। ये मोदी कहां से आ गया? और पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमलिस्ट अप्रोच, अधिकतमवादी अप्रोच। हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करेंगे, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में मानेंगे नहीं, हम मान्यता ही नहीं देंगे। और आप 10 साल से कांग्रेस का इतिहास आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिकारत, घृणा, अपमान, माता पिता को गाली, मोदी के माता पिता को गाली, मोदी के और उनका अपमान, नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर पर विवाद, कोई भी काम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया हो और उसके ऊपर कांग्रेस ने वितंडा ना खड़ा किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे नया संसद भवन हो या सेंट्रल विस्टा हो, आधार हो, कोई भी योजना हो, हर मामले में और झूठी कहानियां गढ़ना, जैसे रफाल प्लेन जो फाइटर जेट लिया गया फ्रांस से, उसके ऊपर चौकीदार चोर है, ये सब किया गया। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो आज भी अपने अतीत के युग में जी रही है, और जो वर्तमान जो उसकी राजनीतिक जो स्थितियां हैं, उसके साथ वो रिकंसाइल करने को तैयार नहीं है। वो ये उसको उत्तर प्रदेश में और बिहार में और बंगाल में कांग्रेस को नष्ट करने का काम बीजेपी ने नहीं किया है। कांग्रेस को नष्ट करने का काम मंडल ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने किया है यूपी और बिहार में। बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। लेकिन कुछ राजनीति का चक्र ऐसा घूमा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी थी, तो वो कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल स्पेस वेकेट की, बीजेपी उसको घेरने में कामयाब रही। और आज की जो कांग्रेस है, वो तो वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी हो चुकी है। तो कांग्रेस जो मिडिल स्पेस थी, जो मध्य मार्गी पार्टी थी, तो मध्य मार्गी स्पेस आपने जब खाली कर दी, तो उसको बीजेपी ने तो उसमें बीजेपी आ गई, और आज बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।
और भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि 2014 में 282 सीट, 2019 में 306 307 सीट और 2024 में तो 370 सीटें 370 आए या 350 आए। लेकिन इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है और मेरा ख्याल है बहुत लोग सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटें 2019 की तुलना में बढ़ने जा रही हैं। इसी आधार पर बीजेपी ने ये नारा दिया है अब की बार 400 पार। और अनेकों सेफोलॉजिस्ट ने, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की गर्वोक्ति नहीं है, ये नरेंद्र मोदी को जनता के बीच में रह करके, जनता की आंखों को देख करके, जनता के भावना को देख करके जो उनको विश्वास मिलता है और उनको जो विश्वास मतदाता से मिला है, ये उनका विश्वास, ये विश्वास जो उनको लोगों से मिला है, ये वो बोल रहा है। ये नरेंद्र मोदी का अपना कोई विचार नहीं है इसमें। जो देश भर में घूमते हैं रोज, साल में 12 महीने, और वहां जाके जो उनको जनता के पल्स को जो उनको समझ में आती है, उसके आधार पे वो बोल रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें कांग्रेस को पच नहीं है और अब की बार तो मालूम है आपको 40 सीटों के ऊपर ये पार्टी सिमटने जा रही है। जबकि उनको मालूम है कि भाई जब तक आपका जन आधार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को बगल में बिठाकर बराबरी से बात क्यों करें? क्या है कांग्रेस के पास? समाजवादी पार्टी के पास आज 111 सीटें अपनी हैं असेंबली में। कांग्रेस के पास आज उत्तर प्रदेश में एक सीट को जीतने की ताकत नहीं है। फिर भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें साझा की हैं और कांग्रेस अभी और चाहती है। तो ये जो मूलभूत परिवर्तन भारत की राजनीति में आ चुका है पिछले 77 इयर्स में, उसको अगर कांग्रेस नहीं समझेगी तो वो ऐसे ही रहेंगे। और उनको सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि 73 साल की उम्र में भी नरेंद्र मोदी छात्र की तरह काम करते हैं, रोज नया अनुभव से सीखते हैं और ये उनका रोज का नया अनुभव उनके निर्णयों में दिखता भी है। जैसे आज दिखा है हरियाणा में। मतलब नायब सिंह सैनी को अभी अध्यक्ष बने शायद एक दो साल ही हुए थे, उनको भी शायद विलंब, पिछले साल बने थे, अभी 1 साल हुआ है, उनको भी ये उम्मीद नहीं होगी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये जो राजनीति अब बहुत फास्ट पेस हो गई है और आपको लगातार बदलना पड़ेगा। और जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो एस्पिरेशन है, अगर उस पे आप खरे नहीं उतरेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, तो ये भूल जाइए कि आपका कोई भविष्य है। और नरेंद्र मोदी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुत्व है और सामुदायिकता है, हिंदू कंसोलिडेशन है, हिंदू राष्ट्रवाद है, कुछ नहीं है। केवल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है, इसलिए समर्थन मिल रहा है। अगर ये नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वापस लौटना आसान नहीं था उत्तर प्रदेश में। 2022 में यूपी में 2022 में 92% मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को गया था और उसके चलते बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पे सिमट गई और कांग्रेस 2 सीट पे सिमट गई। उसके बावजूद योगी जी जो है एनडीए का 2/3 बहुमत लेके आए हैं। तो ये बहुमत हिंदू मुसलमान पे नहीं आया है, ये बहुमत केवल ठोस काम के बल पे आया है। तो ये बात और ये बात विपक्ष आज भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जैसा आप जानती हैं, जो सबसे बड़े पॉलिटिकल मैनेजर हैं प्रशांत किशोर बिहार वाले, वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जीत के पीछे ये मंदिर और संघ परिवार और सामुदायिकता नहीं है, ये कोई पोलराइजेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। तो ये बात अगर ये नहीं मानेंगे तो कांग्रेस का जो है लगातार और पतन निश्चित ही है। और ऐसा नहीं लगता है मोदी साहब के फैसलों से और अमित शाह के फैसलों से कि वो नया नेतृत्व लगातार तैयार करते हुए जा रहे हैं? यानी जो उनकी पीढ़ी है, उससे अगली पीढ़ी और उससे भी अगली पीढ़ी, यानी 3 स्तर की जो लीडरशिप है, उसको धीरे-धीरे तैयार कर रहे हैं। क्योंकि मेरे सामने खट्टर साहब को हटाया है, 68 साल की उम्र है। नायब सिंह सैनी को लाया गया है, 54 साल की, यानी 14 साल उम्र घटा दी। शिवराज
शिवराज चौहान 63 और मोहन यादव 59। यहाँ भी अगर आप देखें 4 साल कम कर दी। भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए, वो और कम 58 है। हाँ। 58 साल की उम्र है। वसुंधरा राजे की उम्र 71 साल थी, 71 साल है। रमन सिंह की उम्र 72 साल है और जो वहाँ विष्णुदेव साय लाए गए हैं वो 60 साल, यानी 12 साल घटा दी। तो नई लीडरशिप को इमर्ज कर रहे हैं ये। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आपका लेफ्ट इकोसिस्टम लुटियन डेहरी वाला है, वो पिछले 10 साल से यही नैरेटिव गढ़ रहा है कि नरेंद्र मोदी कोई तानाशाह है, उनका एक छत्र राज है। उनको उनको भारतीय राजनीति, भारतीय समाज की संरचना की ये बेसिक समझ नहीं है कि इतने विशाल और इतने प्लूरल और इतने डाइवर्स और इतने बहुलतावादी और इतने विविध देश को, इतने विविध समाज को कभी व्यक्तिवाद के आधार पर शासित किया ही नहीं जा सकता। बिना मैक्सिमम लोगों के इन्वॉल्वमेंट के आप इस देश को रूल नहीं कर सकते। ये नेहरू के जमाने में हो गया, ये इंदिरा गांधी के जमाने में हो गया, लेकिन अब ये कांग्रेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स अब फेल हो चुका है। और आप अगर ध्यान से अगर एनालाइज करें तो जो वर्तमान लीडरशिप बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य लोग, जितने फैसले होते हैं वो वो वाइडेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन के बाद ही होते हैं। एक व्यक्ति अकेले ये फैसले कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अगर दोयम दर्जे के लोगों को, नकारा लोगों को, मीडिया को लोगों को अगर वो आगे बढ़ाएंगे तो क्या वो थर्ड टाइम पीएम बनने का सपना देख पाते? अगर नरेंद्र मोदी को 3 बार अगर दूसरी बार पीएम बने, अब वो तीसरी बार पीएम बने, अगर वो बनेंगे तो उसके लिए उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कॉम्पिटेंट लोगों की टीम की आवश्यकता है। तो और जिनमें वो ऑनेस्ट भी हो, लीडरशिप क्वालिटी भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी भी हो। आपके खट्टर साहब जो हैं, हरियाणा में किसान आंदोलन को हैंडल करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। लगातार हिंसा हुई है 2020-21 में, जो रोकी जा सकती थी। 22 में भी बवाल हुआ है। तो ये सारी उनकी फेल्योर भी हैं। तो जो भी पार्टी के फैसले हैं वो फीडबैक के आधार पर, सर्वे के आधार पर, कंसल्टेशन के आधार पर होते हैं। वो एक व्यक्ति ये फैसला कर ही नहीं सकता। और ये कल्चर नहीं है बीजेपी में। यहाँ पे हाईकमांड कल्चर नहीं है, जैसा कांग्रेस में था कि इंदिरा गांधी का स्टैनो, आर के धवन इज वेरी पावरफुल, यशपाल कपूर इज वेरी पावरफुल। कौन है बीजेपी में यशपाल कपूर और आर के धवन? कोई है? कोई आपने सुना है? कि हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई पीएमओ में आदमी इतना पावरफुल हो जहां जाकर के बीजेपी राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री जाके सलाम बजाते हो। कभी सुना आपने? पीएम के अराउंड कोई कोठरी है? दूसरी बात ये भी है भट्ट साहब के भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया था, और कुछ शुरू में तो था भी कि साहब ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, शहर बेस्ड पार्टी है। आज तो सब कुछ चेंज हो चुका है, ये हर समुदाय की पार्टी बन गई है। एक मैं आपको सुनाता हूँ छोटी सी कहानी। 1982 में अटल बिहारी वाजपेयी पंजाब के दौरे पे गए थे। तो वो अमृतसर से कहीं कार में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कार में एक दीवार पे लिखा हुआ है, भाजपा के सदस्य बनिए। तो अटल जी ने कहा, यही तो बीमारी है पार्टी की, यही तो समस्या है, बनिए। ये क्या होता है भाजपा के सदस्य बनिए? तो उन्होंने कहा, भाई बनिए बनिए हटाओ, ये हमारी पार्टी के ऊपर टैग लगा हुआ है, बनिया की पार्टी, बनिया की पार्टी। और ये काम कांग्रेस ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया था। इंदिरा गांधी के समय तक ये चलता रहा, ये जो बनियों की पार्टी है, ये तो आम मुहावरा था। लेकिन आप अगर जनसंघ के जमाने से देखें, कल्याण सिंह 1991 में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने पहली बार। वो लोह समाज से आते थे। कल्याण सिंह 60 के दशक के नेता थे बीजेपी के। बीजेपी में पिछड़ी जाति के नेताओं की श्रृंखला 60 से शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश में, आज से नहीं शुरू हुई है। ये मंडल तो भी 90 में आया है। तो ये कहना कि ये तो केवल कांग्रेस और आपका ये कांग्रेस कंट्रोल, जो वास्तविक गोदी मीडिया था, जो वास्तविक वामपंथी मीडिया था, ये उसकी देन है कि
ये तो बनियों की पार्टी है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी हैं, मोहन यादव हैं, कल्याण सिंह 2 बार रह चुके हैं, अब नेता इतने आ चुके हैं, 2 राष्ट्रपति आ चुके हैं, एक ट्राइबल थे और एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से थे। तो अब जाकर के अब ये लोगों को कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और भारत की राजनीति में जो मूलभूत परिवर्तन आ चुका है, जो डिफॉल्ट सेटिंग बदल चुकी है, अगर अब ये लोग नहीं मानेंगे, ये खासकर कांग्रेस के लोग, तो इनके लिए कोई भविष्य मैं अब नहीं देखता। और ये जो कांग्रेस का जो कल्चर है पैट्रोनाइज करने का, कि एक जो राजा है वो केवल वही गांधी परिवार ही रहेगा, बाकी सब दरबारी हैं, ये कल्चर बीजेपी में ना था ना है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी इस तरह के बहुत भ्रम फैलाए गए, लेकिन वो अकेले व्यक्ति नहीं थे जो सारे फैसले करते थे। बहुत एक लंबा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था जिसके चलते फैसले होते थे, और वही संस्थागत फ्रेमवर्क आज भी काम करता है। नरेंद्र मोदी अकेले फैसले नहीं करते हैं। इतने बड़े देश की 140 करोड़ की आबादी में इतनी बड़ी पार्टी एक व्यक्ति की विम और फैंसी के आधार पर चल ही नहीं सकती सर। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, आपने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।